हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं आज की बेहतरीन सी फिजिक्स की क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वायरल परिभाषाएं और नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा आपको वायरल न्यूमेरिकल्स। मतलब कि आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल डेफिनेशंस। सारी डेफिनेशन आपकी बोर्ड 2027 की परीक्षा में जरूर पूछी जाएंगी। तो बिल्कुल मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा और अपनी क्लास को शुरू कर देता हूं। प्यारे भाई बहन, हमारा पहली नंबर डेफिनेशन जो होने वाली है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन डेफिनेशन है। और डेफिनेशन क्या बोलती है कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए व इसका मात्रक लिखिए। बोर्ड 2027 में ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा हाई चांस हैं। तो इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको रटाऊंगा नहीं परिभाषा को, आपको परिभाषा को समझना है और फॉर्मूले से आपको मात्रक और परिभाषा दोनों चीजों को करना है। क्या होने वाली है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ परिवर्तन जो होता है उसको मैं बोलूंगा विभव प्रवणता। आपको ध्यान से समझना है इस चीज को कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन जो होता है वही कहलाती है विभव प्रवणता। इसका मात्रक और इसकी परिभाषा आपको केवल एक सिंगल फॉर्मूले से याद रखनी है। मैं आपको एक सिंगल फॉर्मूला बता दूं। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला होता है E बराबर होता है, हमारे पास E बराबर होता है माइनस dV अपॉन dr। ये आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि माइनस dV अपॉन dr क्या फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का। इसका मात्रक क्या होगा आपको मात्रक याद रखना है। मात्रक में मैं आपको बता दूं, आपको मात्रक के अंदर क्या याद रखना है, बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा। मात्रक कैसे निकालेंगे? डीवी का मतलब वोल्ट, बी का मतलब क्या होता है वोल्ट। तो आपको इसका मात्रक लिखना है वोल्ट, सबसे पहले आएगा वोल्ट होगा। प्रति आपके पास दूरी का मात्रक मीटर, तो आपको याद रखना है वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक। सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो विभव प्रवणता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की जो दर होती है विभव प्रवणता कहलाती है। मात्रक जो होगा वो E बराबर माइनस dV अपॉन dr है, जहां पर वोल्ट प्रति मीटर इसका यूनिट हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर डेफिनेशन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई होगी। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे दूसरे नंबर की बेहतरीन डेफिनेशन। हरे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने दूसरे नंबर की डेफिनेशन की तरफ। हमारी दूसरे नंबर की परिभाषा बोर्ड 2027 की फेवरेट परिभाषाएं में लेके आया हूं। क्या बोलती है कि विशिष्ट चालकता का सूत्र लिखिए और हमारे पास इसका मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा भी आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मैं क्या बोलूंगा? विशिष्ट चालकता बोलूंगा। विशिष्ट चालकता को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रो। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो क्या है? विशिष्ट चालकता, जहां रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं इस चीज को। तो हमारे पास सिंपल वे में याद रखना, किसी चालक में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वही विशिष्ट चालकता कहलाता है। मात्रक क्या होगा भैया? इसका मात्रक बताओ। इसका मात्रक याद रखना, हमें मात्रक में क्या लिखना है? मात्रक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। मात्रक क्या होगा इसका? ओम इनवर्स। मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स हो जाएगा व मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसका सिंपल तरीके से मात्रक हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखना अपने एग्जाम तक, बोर्ड 2027 की परीक्षा तक याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन, यहां की डेफिनेशन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे तीसरे नंबर की डेफिनेशन की तरफ। प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने तीसरे नंबर की डेफिनेशन की तरफ, जो हमसे क्या बोलने वाली है हमारी थर्ड नंबर डेफिनेशन। क्या बोलती है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? भाई अभी बोला था कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताओ। तो अब आपको दिमाग में लगाना है, बिल्कुल सिंपल वे में दिमाग लगाना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें परिभाषा रटनी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला होता है रो।
रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल, रो बराबर आर ए अपॉन एल, जहां रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है, आर का मतलब प्रतिरोध है, ए का मतलब क्षेत्रफल है और एल का मतलब लंबाई है। अगर मैं बोलूं किसी तार की लंबाई जो हो, अगर किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, अगर उसका क्षेत्रफल जो हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो ये सिंपल परिभाषा आप याद रखना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि ये तार, अगर आपके पास ये तार है, तार का अगर क्षेत्रफल आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, इस तार की लंबाई जो हो वो 1 मीटर इसकी लंबाई है, वही मैं बोल रहा हूं। दोनों चीजें इकाई में हैं, ये दोनों चीजें हमारे पास इकाई के अंदर हो गई, ये दोनों चीजें एक एक हो गई, तो हमारे पास जो प्रतिरोध है वही हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध माना जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन, मात्रक आप याद रखना, मात्रक जो होगा वो होगा ओम मीटर। यहां पर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स नहीं होगा, सिंपल वे में यहां पर ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो आपने इस परिभाषा को भी देखा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। परिभाषा क्या है कि इकाई लंबाई हो, लंबाई 1 मीटर हो, इकाई क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस सिचुएशन में इस तार का जो प्रतिरोध है, तार का जो रेजिस्टेंस है, तार में विद्युत धारा बहने के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा वही प्रतिरोध है, और प्रतिरोध बराबर होगा विशिष्ट प्रतिरोध के। तो यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये बराबर हो जाएगा। तो अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे 4th नंबर की डेफिनेशन। प्यारे भाई बहन, मैं अब डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ हमारा 4थी नंबर डेफिनेशन, जो कि बहुत बेहतरीन डेफिनेशन होने वाली है। और क्या बोलती है कि ओमी और अनओमी परिपथ से आप क्या समझते हैं। आपके पास 2 सर्किट है, एक सर्किट आपका है ओमी सर्किट और दूसरा सर्किट है अनओमी सर्किट। दोनों की बेसिक सी डेफिनेशन क्या होगी वो आपको याद रखनी है कि ओमी धातु क्या होते हैं, ओमी परिपथ क्या होता है कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम की, हमारे पास जो ओम का लॉ है, ओम का लॉ जो है ओम के नियम की पालना करता है, जो ओम के नियम को मानता है वो हमारे पास हो जाएगा ओमी परिपथ, और जो ओम के नियम को नहीं मानता वो हो जाएगा अनओमी परिपथ। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। 2027 की बोर्ड परीक्षा में यहां से क्वेश्चन जो है वो आना लगभग तय आप मान सकते हैं। अनोमी परिपथ क्या होता है आप अनोमी परिपथ में समझ सकते हैं कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम की पालना नहीं करता वो अनोमी परिपथ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में, 2 नंबर में यूपी बोर्ड में जरूर आते हैं। अगला हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर से लेकर 3 नंबर के बीच में भी आने के चांस हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि सेल का विशिष्ट प्रतिरोध नहीं पूछा गया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, प्रतिरोध होता क्या है आपको पता है इसके बारे में। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी तार के अंदर अगर विद्युत धारा बह रही है, मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई वायर है, ये आपके पास कोई वायर है, आपके पास एक वायर है, इस वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इस तार के अंदर अगर कोई विद्युत धारा इस तरीके से बह रही है, तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट जो उत्पन्न करेगा, जो रुकावट उत्पन्न करेगा विद्युत धारा के मार्ग में बहने से, जो उसको रोकेगा, वही यहां पर क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। उसको हम आर से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को हम आर से डिनोट कर देते हैं, बस यही प्रतिरोध है। अब बोला गया है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल के अंदर जो विद्युत धारा को बहने से रोकेगा वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में, किसी सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को, अवरोध उत्पन्न या रुकावट उत्पन्न करने वाले को सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन हमसे आगे भी कुछ बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के अंदर क्या भरा हुआ होता है, विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए होते हैं। तो इसका जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो हमारे पास किन चीजों पर डिपेंड होगा, वो सिंपल वे में डिपेंड होगा। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड है, जो उसमें इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है। तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, तो आपको याद रखना है कि पहला ही डिपेंड होगा, किस पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड के दूरी, इलेक्ट्रोड की दूरी पर, इलेक्ट्रोड की दूरी पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड कितनी दूर पर है इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, हमारे पास उस विलयन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर कैसे विद्युत अपघट्ट घुले हुए हैं, तो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। तो दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करेगा, विद्युत अपघट्ट की
प्रकृति पर डिपेंड करेगा, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर भी वो निर्भर करेगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर इलेक्ट्रोड की दूरी पर निर्भर कर रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड की दूरी पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के बीच में जो विद्युत अपघट्ट भरा हुआ होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल का अर्थ क्या होता है। अभी हमने देखा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना, इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर लिख के रखना, क्योंकि 2027 बोर्ड में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए आपके पास कोई एक एकांक आवेश है, आपके पास कोई एक आवेश है, और उस एक आवेश को, उस एकांक आवेश को पूरे सर्किट में आपको घुमाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, जितने जूल आपको वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वही क्या है, वही इसका क्या है, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत सिंपल होता है भाई कि आपके पास कोई एकांक आवेश है, उस एकांक आवेश को पूरे सर्किट में अगर आप घुमा रहे हो, पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो किया गया कार्य होता है, जो वर्क डन है, वही यहां पर विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। बहुत बेसिक है। अगला डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। मेरे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होने वाली है, अगली डेफिनेशन होने वाली है इलेक्ट्रोड, हमारे पास आवेश की गतिशीलता क्या होती है। आवेश की गतिशीलता बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आवेश की गतिशीलता पर क्वेश्चन ये मान लो 100% है कि 2027 में आने के पूरी उम्मीद है। क्या है कि किसी इलेक्ट्रोड का अनुगमन वेग, जिसको मैं बीडी बोलूंगा, हमारे पास जो गतिशीलता होती है इसको म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है वीडी अपॉन ई। आपको याद रखना पड़ेगा बीडी का मतलब क्या होता है, वीडी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के नाम से इसको हम जानते हैं, अनुगमन वेग। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। ई का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। आपके पास विद्युत क्षेत्र ई होगा और आपके पास वीडी नाम का अनुगमन वेग होगा। तो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, गतिशीलता बोले तो म्यू बोलूंगा। सिंपल है भाई। तो क्या है, किसी इलेक्ट्रोड का जो अनुगमन वेग है वह हमारे पास विद्युत क्षेत्र ई है, इसके अनुपात को क्या मैं बोलूंगा, गतिशीलता। आप समझ चुके होंगे। इसके फॉर्मूले को याद रखना। कभी कभी तो डेफिनेशन ना पूछकर सीधा सिंपल फॉर्मूला पूछ लेता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहां से डेफिनेशन को भी बनाकर कर सकते हो, तो बिल्कुल इजी चीजें होती है अगर आपको डेफिनेशन को याद है। अगला क्वेश्चन मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? अनुगमन वेग क्या होता है, एक नियत औसत वेग होता है जिससे इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो उस अनुगमन वेग की परिभाषा को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अनुगमन वेग की परिभाषा बहुत सिंपल शब्दों में, एक लाइन की जो परिभाषा होती है वही आपको इस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बतानी है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन होने वाला है लॉरेंज फोर्स क्या होता है। भाई लॉरेंज बल, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पढ़ा है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये बल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये कौन सा बल है, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब कोई आवेशित कण, हमारे पास जब कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है, जब कोई आवेशित कण है जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है, गमन करता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आवेशित कण पर जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल पर एक बल लगता है। उस बल को ही मैं क्या बोलूंगा, वहां पर उस बल को ही मैं बोलूंगा लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स बोलता हूं उस बल को, कि जब हमारे पास कोई आवेशित कण है, कोई चार्ज पार्टिकल है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो वहां पर एक बल का अनुभव करता है, उस बल को मैं लॉरेंज बल बोलूंगा। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपका एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल है। बेहतरीन सा न्यूमेरिकल बोले तो अच्छा खासा न्यूमेरिकल। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे गोलों पर क्रमशः आवेश आपको इतना इतना दे रखा है, आपको आवेश दे रखा है, आपको इतना आवेश दे रखा है, इसमें आपको आवेश इसमें इतना दे रखा है, इतना आवेश एक गोले पर है, दूसरे गोले पर इतना आवेश है। आपको निकालना क्या है, बल निकालना है। तो सिंपल वे में कूलॉम्स लॉ यूज करो भाई। आपको दो आवेश दे रखे हों, कूलॉम्स लॉ का मतलब होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर आपको दूरी दी गई है, K की वैल्यू आपको पता होती है,
Q1 Q2 आपको दे रखे तो आप यहां से फोर्स बल यहां से आप आराम से निकाल पाओगे। इसको आपको होमवर्क में करना और कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर लिख के आता है उसको बताना है विद यूनिट। आपको मात्रक लिखना भी नहीं भूलना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूं क्लास में बहुत मजा आया होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।